सरे शाम ही हम सरहदी इलाके में पहुंच गए थे और अब एक जीप गांव के कच्चे पक्के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर उछलती कूदती मुझे उस सरहदी चौकी की तरफ ले जा रही थी जहां से मैंने सरहद उबूर करनी थी। जासूसी तरबियत के सख्त तरीन मराहिल से गुजरने के बाद अमली मैदान में ये मेरा पहला कदम था। जब हम लोग स्टेशन पर गाड़ी से उतरकर जीप में सवार हो रहे थे तो मेरे इंस्ट्रक्टर मेरे साथ ही मौजूद थे। ट्रेन में सारे रास्ते उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके के साथ मुझे ट्रेनिंग में सरहद पार करने के मुतालिक बताए हुए तमाम उसूल दोहरा दिए, लेकिन जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचकर पहले से मुंतजिर जीप में सवार हुए वो खामोश हो गए। मुझे भी तो अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक अब बिल्कुल खामोश रहना था, क्योंकि हिफाजती इकदामात में पहला इकदाम यही था कि जहां तक मुमकिन हो खुद को छुपाए रखो। मुझे इंस्ट्रक्टर के वो अल्फाज अच्छी तरह याद थे। अमली मैदान में बसा औकात हालात तरबियत में बतलाई गई बातों से बिल्कुल मुख्तलिफ पेश आते हैं और वही असल में एक जासूस के इम्तिहान का बेहतरीन वक्त होता है। जीप हमें लेकर सीधी कंपनी हेडक्वार्टर में पहुंची थी, जो सरहद से करीबन 2.5-3 मील के फासले पर बना हुआ था। स्टेशन से यहाँ तक का फासला हमने आधे घंटे में तय किया था, लेकिन इस आधे घंटे में ही सरहदी इलाके में फौज की नक्लो हरकत ने मुझे मामले की संगीन नौयत का एहसास दिला दिया था। अपने जियालों को जंगी हालत में देखकर मेरे जज्बे को गोया महमेज लग गई थी। सूरज अभी मुकम्मल गुरूब नहीं हुआ था जब हम एक मर्तबा फिर सरहदी चौकी की तरफ सफर कर रहे थे, लेकिन इस मर्तबा हमारे साथ एक और हस्ती भी शामिल हो गई थी। इससे मिलो, ये दुल्ला है, तुम्हारा गाइड। मेरे इंस्ट्रक्टर ने कंपनी हेडक्वार्टर में एक छरीरे से जिस्म के नौजवान से मेरा तारुफ करवाते हुए कहा। जवाब में मैंने कुछ न कहा और दुल्ले को उम्मीद भी यही थी, क्योंकि वो इस बिजनेस में काफी पुराना था और जानता था कि अपने साथी के मुतालिक कोई भी इत्तला जानना कानूनन जुर्म है और खुद उसका साथी अपने मुतालिक कभी सच नहीं बोलेगा। मैं सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। मैंने उससे हाथ भी न मिलाया था, मुबादा वो मेरी उंगलियां ही न गिन ले। असल में इंस्ट्रक्टर साहब के सामने कम से कम एक होनहार शागिर्द का किरदार अदा करना चाहता था। ऐसा होनहार और लायक शागिर्द जो अपने उस्ताद की मामूली मामूली बातों का एहतराम करता हो। हर जासूसी की तरबियत हासिल करने वाले को सबसे पहले गाइड से मुताल्लिक एक बात कही जाती थी, अपने गाइड पर शक करो, मुमकिन है वो डबल एजेंट हो। दुल्ला हमारे आगे आगे जा रहा था, मैं और इंस्ट्रक्टर साहब पीछे पीछे थे। मैंने भारतीय देहातियों वाले कपड़े पहन रखे थे और अपना हुलिया बिल्कुल मोने सिखों जैसा बना रखा था। मेरे इंस्ट्रक्टर के उस वक्त क्या जज्बात थे जब वो अपने शागिर्द को पहले मिशन पर रवाना कर रहा था, इसका अंदाजा कुछ मैं ही कर सकता था। पोस्ट तक पैदल चलते हुए वो मुझे उस इलाके की तफसीलात बता रहे थे जहां से मैंने सरहद उबूर करनी थी। सरहद उबूर करने के बाद आने वाले पहले गांव का नाम, पक्की सड़क कहाँ है, उनकी सरहदी चौकी किस तरफ है, उमूमन इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले किस इलाके पर ज्यादा नजर रखते हैं, महफूज रास्ता, रास्ते में आने वाले नदी नाले, उनका महले वकू, आबादी से मुताल्लिक मालूमात, गुरुद्वारे और मंदिर की निशानदही, थाने का अता पता, स्मगलरों के रास्ते और दीगर बातें। मेरे जहन में इलाके से मुताल्लिक तमाम जुजियात नक्श होती जा रही थी। पोस्ट से कुछ फासले पर हम रुक गए। गालिबन इन लोगों को हमारी आमद से पहले ही बाखबर कर दिया गया था और अब एक इंस्पेक्टर 2 सिपाहियों के साथ मेरा मुंतजिर था। उस सरहदी पोस्ट पर एक कच्चे मिट्टी से बने हुए कमरे में लालटेन की हल्की हल्की रोशनी में एक मर्तबा फिर मैं और मेरे इंस्ट्रक्टर साहब एक बड़े सारे नीले से रंग के नक्शे पर झुके हुए थे। मुझे अपना टारगेट सुर्ख पेंसिल से एक गोल दायरे की शक्ल में दिखाई दे रहा था। जब एक हवालदार चाय लेकर वहां आया तो हम नक्शा समेट चुके थे। कमरे में हम दोनों के सिवा कोई और नहीं था। चाय के साथ ही दुल्ला भी अंदर आ गया था। हम तीनों ने इकट्ठे ही चाय पी थी। इस असना में पोस्ट पर मगरिब की अजान हो गई और हम वहीं एक खाली कताए जमीन पर बनाई हुई मस्जिद में नमाज पढ़ने लगे। चूंकि रेंजर्स के लिए ये अमर बाइस सादत होता है कि वो अपनी ज़ेरे निगरानी एक पाकिस्तानी मुजाहिद को सरहद पार करवा रहे हैं, इसलिए शायद मकामी पोस्ट के हवालदार साहब जो उनके इमाम थे, उन्होंने खास तौर पर कुरान पाक की वो आयात तिलावत की जिनमें अल्लाह के नेक बंदों की पहचान ये बताई गई थी कि वो हर वक्त अल्लाह के दुश्मनों से लड़ने के लिए कमर बस्ता रहते हैं। आयात की तिलावत और उनके जज्बात और रिक्कत अंगेज लहजे का उतार चढ़ाव कयामत ढा गया था और जब मैंने सलाम फेरा तो मेरे इर्द गिर्द तमाम मुक्तदियों की आंखों में भी आंसू झिलमिला रहे थे। थोड़ी देर बाद हम रुखसत हो रहे थे। पोस्ट पर ही मेरे इंस्ट्रक्टर साहब मुझसे बगलगिर हो गए, क्योंकि उन्हें अब यहाँ से वापस जाना था। उन्होंने मुझे सिर्फ यही कहा, खुदा हाफिज बेटे, अल्लाह निगहबान। जब वो दुल्ले से गले मिल रहे थे उनका सिर्फ एक फिक्रा मुझे सुनाई दिया, दुल्ले मेरे शेरे का ख्याल रखना,
خدا حافظ۔ میری طرف دوبارہ دیکھے بغیر وہ واپسی کے لیے گھوم گئے۔ مجھے معلوم تھا کہ اب وہ میری طرف نہیں دیکھیں گے۔ بہرحال ہم دونوں میں ایک جذباتی وابستگی ہو چکی تھی۔ ہم نے 6 مہینے ایک دوسرے کے ساتھ بہترین دوستوں کی طرح گزارے تھے۔ وہ میرے استاد سے زیادہ میرے روحانی والد اور اس سے زیادہ دوست تھے۔ پکٹ سے باہر آتے ہوئے ہمیں پکٹ پر موجود جوانوں نے گن سیلوٹ کے ساتھ الوداع کہا۔ پھر باقی سب تو وہیں رہ گئے۔ دلہ اور 2 مسلح جوان آگے آگے چل دیے اور میں ان کے پیچھے پیچھے۔ میرے کندھے سے ایک کپڑے کا تھیلا لٹکا ہوا تھا۔ اب میں مکمل بھارتی دیہاتی نظر آ رہا تھا۔ سرحدی لکیر پر ایک مخصوص مقام پر پہنچ کر دونوں محافظ رک گئے۔ انہوں نے تیزی سے پوزیشن لے لی تھی۔ اس وقت وہ بالکل رینجرز نظر آ رہے تھے، مستعد، چاقو چوبند، تیار بتیار۔ دونوں نے ایک مرتبہ پھر مجھے گن سیلوٹ دیا اور وہیں زمین پر بیٹھ گئے۔ میں نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا اور دلے کی مائیت میں سرزمین پاک سے سرزمین ہنود پر پہلا قدم رکھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے 5 گز کے فاصلے پر چل رہے تھے۔ میرے منہ میں چوئنگم تھی جسے میں مسلسل چبا رہا تھا۔ چاروں طرف سناٹا تھا یا خدا کی ذات۔ اس وقت تو میں وہی کچھ کرتا آیا تھا جو ہمیں سکھایا جاتا ہے، لیکن اب وقت اس سے آگے بڑھ کر کچھ کرنے کا آ گیا تھا۔ مجھے اپنے متعلق ہمیشہ سے یہ خوش فہمی تھی کہ میں پتھر کے اعصاب رکھتا ہوں، لیکن بھارتی علاقے میں پہلا قدم رکھتے ہی میرے جسم میں سنسنی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ پہلی مرتبہ سرحد پار کرتے ہوئے ایک جاسوس کو اس کیفیت سے بھی 2-4 ہونا پڑتا ہے، لیکن وہ وقتی چیز تھی۔ ایسا ہی تھا جیسے کوئی لمحہ آئے اور گزر جائے۔ اب میں سنبھل چکا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی اور آیت کریمہ کا ورد شروع کر دیا۔ کسی انجانی طاقت نے میرے جسم میں بجلیاں دوڑا دی تھی۔ مجھے اپنے عظیم مشن کے سامنے خوف، ڈر، گھبراہٹ سب ہیچ نظر آ رہا تھا۔ ایک جذبہ تھا جس نے بہت سارے جذبوں کا گلا گھونٹ کر اپنی حقیقت منوا لی تھی۔ میں مسلمان ہوں اور دشمن کو تباہ کرنے جا رہا ہوں، اس دشمن کو جو میری ماں بہنوں، میرے ملک، میری قوم کو لوٹنا چاہتا ہے، انہیں مار ڈالنا چاہتا ہے۔ میں بقا کی جنگ لڑنے جا رہا ہوں، وہ بھی ایک ہیچ دشمن کے خلاف۔ دلہ بڑے اطمینان کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا میرے آگے چل رہا تھا۔ 2-3 منٹ تک مسلسل چلتے رہنے کے بعد وہ پلٹ کر دیکھ لیتا، کیونکہ اس کا لڑکپن اور جوانی انہی راستوں کو پھلانگتے گزری تھی۔ لیکن میرا بہرحال یہ پہلا تجربہ تھا۔ مجھے ہر قدم پھونک پھونک کر احتیاط کے ساتھ اٹھانا پڑتا۔ رات کے سناٹے میں پیروں کی ہلکی سی چاپ بھی فضا میں دھماکے کی طرح گونجتی ہے، اور پھر سیسے کی ایک گولی اور چھٹی۔ کیونکہ ایسے حالات جو ان دنوں سرحدوں کے دونوں طرف رونما ہو رہے تھے، ان حالات میں کوئی بھی سرحدی محافظ ہالٹ پکارنے کی مہلت دینے کو تیار نہ ہوتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مجھ میں اور دلے میں فاصلہ بڑھ جاتا تھا۔ قریباً 1 گھنٹے تک ہم دونوں اسی طرح خاموشی سے چلتے رہے۔ پھر وہ ایک کھیت کے قریب رک گیا۔ ہاتھ کے اشارے سے اس نے مجھے وہیں بیٹھنے کو کہا اور خود سنگن لینے آگے چل دیا۔ اب ہم کسی حد تک محفوظ علاقے میں آ گئے تھے، لیکن سب سے خطرناک مرحلہ اب آنے والا تھا۔ ہمیں ایک نہر کو عبور کرنا تھا جس پر اکثر انڈین سیکورٹی والے ناکہ لگایا کرتے تھے۔ میں کھیت کے کنارے پر کماد کی فصل میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ شاید دلہ پہلے یہ اطمینان کرنے گیا تھا کہ جھونپڑی خالی ہے یا اس میں کوئی موجود ہے۔ کوئی 3-4 منٹ کے بعد اس کی واپسی ہوئی۔ ہم دونوں قریب ہی ایک گھاس پھوس کی بنی ہوئی جھونپڑی میں آ گئے تھے۔ ایسی جھونپڑی عموماً کسان اپنے کھیتوں کے قریب بنا لیا کرتے ہیں۔ جھونپڑی میں بیٹھ کر ہم نے وہاں موجود ایک گھڑے میں سے پانی پیا۔ میں ننگے پاؤں چلتے ہوئے آیا تھا، جبکہ دلے نے فلیٹ بوٹ پہن رکھے تھے۔ اسے ربڑ کے جوتوں کے ساتھ چلنے کا خاصا تجربہ تھا، لیکن میں نے 2-3 فرلانگ چلنے کے بعد ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ میں اونچے نیچے اور ہموار راستوں پر جوتوں کے ساتھ اچھی طرح نہیں چل سکتا۔ اس علاقے میں ایک خاص قسم کے چھوٹے چھوٹے کانٹوں والی جھاڑیاں جا بجا کھیتوں میں اور خاص طور سے کھیتوں کے کناروں پر لگی ہوئی تھی۔ چونکہ مجھے ابھی ان کا خاص اندازہ نہیں تھا، اس لیے میرے پاؤں میں بے شمار کانٹے چبھ گئے تھے اور اب ہلکی ہلکی جلن بھی ہونے لگی تھی۔ میں نے ٹھنڈے پانی سے پاؤں دھوئے تو خاصا سکون محسوس ہوا۔ دلے نے سرگوشی میں کہا، یہیں ٹھہرو، میں ذرا جائزہ لے آؤں، اور مجھے کچھ ہدایتیں دے کر چلا گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی میں اپنا لایا عمل طے کرنے لگا۔ ہم لوگ راجستھان کے ایک علاقے گنگا نگر سے سرحد عبور کر رہے تھے۔ گنگا نگر پہلا سرحدی شہر تھا جو میرے ٹارگٹ کے راستے میں آتا تھا۔ دلے نے مجھے یہاں چھوڑ کر واپس چلے آنا تھا، جبکہ بعد میں اپنے ٹارگٹ تک مجھے اکیلے ہی سفر کرنا تھا۔ ایک مرتبہ پھر دل ہی دل میں نے اپنے ٹارگٹ کے متعلق اطلاعات اور سفر کے متعلق ضروری احتیاطیں دہرائیں اور وہیں جھونپڑی میں کپڑا بچھا کر خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور کامیابی کی دعا مانگی۔ میں اب بالکل پرسکون تھا، مطمئن اور آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار۔
चंद ही मिनट बाद दुल्ला आ गया। उसने तेज सरगोशी की, चलो जी, और हम चल दिए। मैंने अपने पास मौजूद इंडियन करेंसी नोट प्लास्टिक की थैलियों में पैक करके अपने कपड़ों में मुख्तलिफ जगह छुपा कर रखे थे। चलते चलते हम नहर के किनारे पहुंच गए। वहां अपने कपड़े उतारे और उन्हें प्लास्टिक के थैलों में अच्छी तरह पैक करके एक डोरी के साथ अपने अपने जिस्म से बांध लिया। अब हम दोनों सिर्फ अंडरवेयर और बनियान के साथ नहर उबूर कर रहे थे। नहर उबूर करना पुल से रात उबूर करने से मुश्किल दिखाई दे रहा था। रात को पानी में पैदा होने वाली मामूली सी आवाज भी धमाका पैदा कर देती है और दूसरे ही लम्हे शीशे की गोली हमारा मुकद्दर बन जाती, क्योंकि नहर के मुख्तलिफ हिस्सों में उमूमन इंडियन सिक्योरिटी वाले शिकार के मुंतजिर रहते हैं। हम दोनों ने करीबन मुर्दा तैराकी यानी सीधे लेट कर तैरते हुए नहर उबूर की थी। अब एक नई मुसीबत आन पड़ी थी। ये नहर किनारों से पक्की थी और किनारे भी खासे ऊंचे थे। जहाँ कहीं किनारा ऊंचा होता या वहाँ से नहर में दाखिले का रास्ता बंद होता, वहाँ सयाद जाल लगाए बैठा था। करीबन 4 मरतबा हमने मुख्तलिफ जगह से नहर को उबूर करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। खुदा खुदा करके एक जगह नहर के किनारे बड़ी बड़ी जंगली घास के सरकंडे झुके दिखाई दिए। मुझसे पहले दुल्ले ने उन्हें पकड़कर जिस्म को जोर से ऊपर की तरफ झटका दिया। मैं उसकी जिस्मानी फुर्ती पर हैरान रह गया। उसके बदन में तो बिजलियां भरी हुई थी। एक ही झटके में वो ऊपर पहुंच चुका था। वहां जाकर उसने अपना थैला खोला और अपनी पगड़ी के नीचे लटकाया, जिसकी मदद से मैं भी बाहर आ गया। बाहर आकर मुझे इल्म हुआ कि उसने क्यों पहल की थी। तेज और नोकीली घास ने उसके हाथ लहूलुहान कर दिए थे। उसे इल्म था कि मैंने अभी अपने मुल्क के लिए बहुत काम करना है। शायद इसीलिए उसने मुझे तकलीफ देना मुनासिब नहीं समझा था। मुझे पहली मर्तबा उसकी अजमत का एहसास हुआ। पगड़ी का पल्लू पानी में भिगोकर मैंने उसके हाथ अच्छी तरह साफ किए और एक हाथ पर कसकर पट्टी बांध दी, जिसने खून का बहाव खत्म कर दिया। वो पट्टी दुल्ले ने थोड़ी देर के बाद ही उतार दी। उसने मेरे पूछने का मुख्तसर सा जवाब दिया, बोला, खामखा किसी का मेरी तरफ मुतवज्जे होना ठीक नहीं। हम खेतों के बीचों बीच चले जा रहे थे। फसलें अपने जोबन पर थीं। कहीं कहीं से सब्जा रौंदा हुआ था। ये वो जगह थी जहाँ से इंडियन कैनवॉय गुजरा करते थे और अपनी लाई हुई तबाही और बर्बादी के निशान पीछे छोड़ जाते थे। खेतों के बीचों बीच चलते चलते बिलाखिर हम उस सड़क के आखिरी कोने तक जा पहुंचे जहाँ से हमें गंगानगर शहर में दाखिल होना था। शहर में दाखिले के लिए भी एक बड़ी नहर बनी हुई है और दाखिले के लिए जहाँ भी नहर पर पुल बना हुआ था, वहाँ पर एक मिलिट्री पोस्ट भी मौजूद थी। ये सर्द जंग का दौर था। मशरकी पाकिस्तान में भारतीय मुदाखलतकारों की सरगर्मियां अपने उरूज पर थीं। आए रोज कोई न कोई खबर सुनने को मिल जाती और अब भारतीय जंगी जुनून मगरबी सरहदों का रुख कर रहा था। रास्ते में जहाँ जहाँ से हम गुजरे, हर तरफ आर्मी कैनवॉय आते जाते दिखाई पड़े। ये अलग बात है कि हम उनसे दामन बचाकर अपना सफर करते रहे, लेकिन अपने काम की कोई बात मैंने नजरअंदाज नहीं की थी। मेरी बेचैन नजरों से कुछ न बच सका था। इस जगह का नाम 3 पुली था, जहाँ से हम शहर में दाखिल हो रहे थे। यहाँ से 3 रास्ते उस मकाम पर आकर मिलते हैं जो मुख्तलिफ देहातों से उस तरफ आते हैं। 3 पुली से थोड़ा पीछे ही हमें एक साइकिल रिक्शा नजर आ गया। वो शख्स किसी का दूध लेकर शहर की तरफ जा रहा था। दुल्ले ने मौका गनीमत जाना और उसे ठहरने का इशारा किया। हमारा हुलिया चूंकि बिल्कुल देहातियों जैसा था, इसलिए हमारी हालत पर कोई शक ना कर सकता था। लेकिन अब एक और मुश्किल आड़े आ रही थी। यहाँ की मखसूस जबान पर मुझे उबूर हासिल नहीं था। दुल्ले की अलबत्ता और बात थी। उसने साइकिल रिक्शे की तरफ बढ़ते हुए सरगोशी की, तुम फिलहाल अपने आप को गूंगा ही समझो। मैंने जवाब में गर्दन हिला दी। अब हम दोनों रिक्शा साइकिल में बैठ चुके थे। भारतीय देहातियों में बहुत से दीगर गैर कानूनी और गैर इखलाकी कामों के अलावा एक काम कुछ ज्यादा ही होता है, और वो है शराब बनाना। हर देहात में गैर कानूनी तौर पर शराब निकाली जाती है, जो शहरों में सस्ते दामों फरोख्त होती है, क्योंकि हुकूमत के मंजूर शुदा ठेकों से उनके रेट खासे कम होते हैं। इसलिए छोटा तबका उमूमन इस कार खैर को तरजीह देता है। भारत का हर दूसरा शहरी शराब का रसिया है। नशाबाजी का रुझान इतना आम है कि सड़क के किनारे जैसे हमारे चाय के स्टॉल बने होते हैं, वहाँ शराब के ठेके होते हैं। यहाँ सरकारी तौर पर जारी शुदा शराब फरोख्त होती है और एक मखसूस अहाते के अंदर बैठकर शराब नोशी की कोई मुमानियत नहीं है। वहाँ के देहाती माशरे में ऐसे गैर कानूनी धंधे करने वालों की मदद करना बाइसे फख्र समझा जाता है। दुल्ले ने शायद इसी पस मंजर में प्लान बनाया था। 2-3 मिनट तक गुफ्तगू करने के बाद ही वो रिक्शे वाले को अपने ढब पर ले आया था। एक करीबी गांव से उसने अपना रिश्ता जोड़ते हुए वहाँ के 5-6 मोतबर किस्म के बदमाशों का हवाला देकर उस पर अच्छा खासा रोब डाल दिया था। बोला, महाराज
महाराज जी हम तो दास हैं, आपका जितना माल भी हो शहर पहुंच जाएगा। उमूमन साइकिल रिक्शे को ही इस गैर कानूनी शराब की मुंतकली के लिए इस्तेमाल किया जाता और ऐसे लोग अच्छे खासे पैसे कमा लेते। दुल्ले ने उसे यही लालच दिया था कि वो उसके जरिए काम करवाएगा। 3 पुली पर हम भी पहले से लगी कतार में खड़े हो गए। साइकिल रिक्शे वाले ने हमें दूध का मालिक बताया था और वहाँ मौजूद गुरखा फौजियों ने सिवाय दुल्ले के नाम और गाँव के नाम के और कुछ न पूछा था। ये मरहला भी बखैर खूबी तय होने पर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। अब हम लोग गंगानगर शहर में दाखिल हो रहे थे। भारतीय शहरी जिंदगी का पहला नमूना ही इतना कराहत अंगेज था कि मैंने पाकिस्तान बनने पर खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया। भारतीय मखलूत मुआशरा बड़ी तेजी के साथ पस्ती की मंजिलें तय कर रहा था। आम देहात जो कभी गैरत और इज्जत का सिंबल होते थे, वहाँ बेहयाई पूरी तरह रिवाज पा चुकी थी। औरत और मर्द के गैर इखलाकी ताल्लुकात और उसके बदतरीन नताइज अपने उरूज पर हैं। शहरों में भी जगह जगह ऐसे ही मनाजिर देखने को मिलते थे। यूं लगता था कि जैसे मुसलमानों के जाते ही और पाकिस्तान के बनते ही माशरा अपनी असलियत पर आ गया है। जब एक सरहदी और मामूली शहर का ये हाल है तो आगे बड़े शहरों का क्या हाल होगा, उसका अंदाजा मुझे बखूबी हो गया था। रिक्शे वाले ने हमें शहर के ऐन दरमियान लारी अड्डे के नजदीक उतारा था। हमारे लाख जिद करने के बावजूद उसने हमसे किराया नहीं लिया था। वो तो हमें चाय पिलाने पर भी तुला हुआ था, लेकिन ये ज्यादती थी। मैंने और दुल्ले ने उसे जबरदस्ती अपने साथ नाश्ता करवाया और अगली सुबह मुलाकात का वादा करके उससे अलग हो गए। नाश्ते से फारिग होकर हम दोनों ने गंगानगर के लारी अड्डे का रुख किया। इस असना में मैंने गूंगा बने रहने में ही खैरियत जानी थी। उन लोगों के गुफ्तगू करने का मखसूस लहजा जहन नशीन कर रहा था। जब तक मुझे इस बात का यकीन न हो गया कि मैं यहाँ अजनबी और अलग अलग नजर नहीं आऊंगा, मैंने जबान बंद ही रखी। मुझे लुधियाने जाना था। किस्तों में सफर करना ही महफूज तरीन था। हम एक बस में बैठे और अबोहर की तरफ चल दिए। दोस्तों, आपको हमारी नई सीरीज में खुशामदीद कहते हैं। मैं एक जासूस था तारिक इस्माइल सागर साहब की शोहरा आफाक कहानी है। हमारे चैनल पर यह सीरीज तारिक इस्माइल सागर साहब की इजाजत और रजामंदी से पेश की जा रही है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आएगी। अगर आप तारिक इस्माइल सागर साहब की मजीद वीडियोस और उनकी कहानियां सुनना चाहें तो आप जरूर उनका YouTube चैनल देखिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा। जाने से पहले आप देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।